प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस एपिसोड में हम लोग प्राचीन भारत के मौर्यकाल के टॉपिक को कवर करेंगे और उससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न अब तक यूपीएससी, सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, अन्य पीसीएस परीक्षाओं में जो भी पूछे गए हैं, इसके अलावा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या जिस तथ्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सारे तथ्यों के आधार पर हम प्रश्न बनाकर और उससे संबंधित डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न के अंतर्गत इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य अनुमानतः यह लगभग 375 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व के बीच में इनका कालक्रम रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री थे और यह कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हुए। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। और इनकी एक पुस्तक है जिसे आप सभी जानते होंगे, अर्थशास्त्र के नाम से विख्यात है, जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी जिससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य का 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यानी राज्य के प्रबंधन का यह विषय है और यह प्राचीनतम एक ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे और जब वह आश्रम में थे तब उनको खबर मिली कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने महल में जाकर अपने सौतेले भाई जो भी थे, कहा जाता है कि लगभग 99 भाइयों की हत्या कर दी थी इन्होंने, अशोक ने, और सम्राट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? तो अशोक की पत्नी कौन थी जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया था? तो उनका नाम था कारुबाकी। कहा जाता है कि एक रानी कावारकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेख में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई। इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी तथा तिवला की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो प्राकृत का प्रयोग किया है। तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है और मागधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध यानी दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा का उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा उसी के रूपांतरण अर्ध मागधी में प्राकृत उत्कृत था। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। सम्राट अशोक की पूर्वीय प्रदेशवर्ती कालसी और जौगढ़ की धर्मलिपियों में पूर्वोक्त 3 लक्षणों में से प्रथम और तृतीय, ये 2 लक्षणों में प्रचुरता से पाए जाते हैं, किंतु दूसरा नहीं पाया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने देशद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने देशद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा और राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर ही राजकुमार अशोक को विद्रोही के दमन के लिए तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिनका नाम देवानाम प्रिय भी था? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। सम्राट अशोक, जिन्हें चक्रवर्ती अशोक सम्राट भी कहा जाता है, इनका कालक्रम देखा जाए तो लगभग 304 से 232 ईसा पूर्व रहा है और विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट के रूप में इन्होंने कार्य किया। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय या अशोक का नाम एक और नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से लगभग 232 तक रहा और मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदूकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे प्राचीन तो मौर्य ही दिख रहा है। उपरोक्त साम्राज्य में से सबसे अगर प्राचीन की बात की जाए तो वह मौर्य है, क्योंकि मौर्य के बाद गुप्त आएगा, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आएगा, गुप्तोत्तर के आखिरी चरण में हम देखते हैं तो आपका कण्व और कुषाण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चाणक्य अनुमानतः लगभग 375 से 283 ईसा पूर्व के बीच में इनका कालानुक्रम रहा है और यह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार किया? तो कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय भी थी और यह युद्ध उसने 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, क्योंकि इस टाइम के बाद से अशोक ने युद्ध की रणनीति त्याग कर और बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसने लड़ाई झगड़ा की रणनीति त्याग दी और अपने सभी उत्तराधिकारियों को भी आदेश दिया इसमें कि अब हमारे बाद कोई युद्ध मत करना, क्योंकि युद्ध से बड़ी क्षति होती है और दूसरी बात युद्ध से सबसे ज़्यादा निर्दोष लोगों के साथ मतलब उनकी हत्या हो जाती है वगैरह वगैरह, ऐसा कहा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। मौर्य राजवंश मौर्य राजाओं की पीढ़ी में ममोवांशी या मैवव या परमात्मनः प्रियदर्शी अंशः भागः अवयव यानी 322 से 185 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था यह मौर्य वंश। और मौर्य राजवंश ने लगभग 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची जो है वह मुख्य रूप से बौद्ध कला का उदाहरण है। सांची शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य के
भाग में बेसर नगर या विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं सदी ईसा पूर्व के काल के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन है? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम दौर जब कहा जाता है तो बताया जाता है कि जब मगध के क्षेत्र में एक बड़ा अकाल व्याप्त हो गया और उन्होंने कई एक अकाल की बारंबारता देखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उससे न निपट पाने की स्थिति में अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में वह एक जैन मुनि बन गए। और जैन मुनि बनकर क्या किया उन्होंने कि अपने राज्य क्षेत्र से बाहर उत्तरी कर्नाटक में एक जगह पड़ता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास, जिसे हम श्रवण बेलगोला के नाम से जानते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने सारे वस्त्र वगैरह त्याग कर, मतलब वस्त्र नहीं त्यागा, दिगंबर मुनि नहीं हुए, उन्होंने कुछ एक वस्त्र लिए और जैन धर्म को धारण करके वहाँ संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। और वह जो पहाड़ी था ब्रह्मगिरी चोटी था और चंद्रगिरी पहाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ पे चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हमने देखा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनका शासनकाल लगभग 345 से 322 या 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में प्रथम हिंदू सम्राट थे यह, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। भारत राष्ट्र निर्माण का इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे और भारत राष्ट्र निर्माण मौर्य साम्राज्य या मौर्य गणराज्य के रूप में इन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन कहलाता था। मौर्य की राजकीय मुद्रा पन थी। यह चांदी का सिक्का होता था। इसका भार लगभग 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। इसे आहत सिक्के भी कहा जाता है और सिक्के स्वर्ण एवं चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार है और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक होता है। ये तीनों मौर्य वंश से संबंधित है। जबकि अजातशत्रु जो होता है वह मगध का एक प्रतापी सम्राट होता है और बिंबिसार का पुत्र होता है, और जिसने अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर, बिंबिसार को मारकर सत्ता हथिया लिया था और उसे भी मारकर उसका पुत्र ने सत्ता हथिया लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी इनमें से अगर देखा जाए तो वह कुणाल था। और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो वह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला और अशोक की मृत्यु लगभग 237 से 236 ईसा पूर्व में हुई थी। और अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी जो भी उत्तराधिकारी शासक रहे वह शासन संचालित करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक एक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की
राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार में या राजदरबार की दुर्भिसंधित संधियों के बारे में किया गया है। दुर्भिसंधि मतलब उनके दरबार में कई एक मत के लोग रहते थे, तो उनके बारे में बताया गया है। मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटक का एक ऐतिहासिक घटना है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहले जीते? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर ईरान से लेकर कहाँ तक? उत्तरी कर्नाटक तक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तक यानी सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अगर इसमें की जाए सहिष्णुता, उदारता और करुणा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसके रूप में अगर देखा जाए तो वह अशोक ने किया था। अशोक के शासनकाल का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में सब मनुष्य मम प्रजा बताया था, लिखा था, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका आदर्श स्थापित किया था। उसका धम्म, करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही की घोषणा की थी, जो एकेश्वरवाद पर आधारित था और शिवाजी मराठा शासकों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो इनमें हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है, जबकि गिरनार अभिलेख में, जहाँ पे रुद्रदामा का एक जूनागढ़ अभिलेख पाया जाता है, वहीं आसपास, हालांकि गिरनार में अशोक ने इंडिपेंडेंट अपना शिलालेख लिख पाया है और दूसरा कंधार में भी इसकी शिलालेख है और टोपारा में तो खैर बड़े स्तंभ लेख शिलालेख दोनों हैं, जबकि पाटलिपुत्र में कोई शिलालेख नहीं पाया जाता है। पाटलिपुत्र में अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख मूल रूप से हैं और विभिन्न लेखों के जो समूह है वह 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। धौली शिलालेख की बात की जाए, धौली अभिलेख की बात की जाए तो यह उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। शहबाजगढ़ी की बात की जाए तो यह पाकिस्तान पेशावर में स्थित है। मानसेहरा की बात की जाए तो यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी की बात की जाए तो यह वर्तमान में उत्तराखंड के देहरादून में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और गिरनार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक वह चंद्रगुप्त का समकालीन था, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासक किया, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, क्योंकि तक्षशिला के एक आचार्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के रूप में कार्य करने वाले चाणक्य थे। और दूसरी बात कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी अगर देखा जाए तो मौर्य काल में तक्षशिला का एक महान केंद्र होने के कई एक कारण हैं। जैसे वहाँ पे देखा जाए तो संसाधन प्रमुख क्षेत्रों में से एक था तक्षशिला। दूसरी बात कि इसे अन्य राजाओं का समर्थन भी मिलता रहा है समय समय पर। और कौशल, नरेश, प्रसेनजीत, महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, कौटिल्य वहाँ के तो शिक्षक ही रह चुके हैं। चंद्रगुप्त और जो जीवक एक वैद्य था, और वैश्याकरण, पाणिनि तथा योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। अपने अपने क्षेत्र में ये लोग जब विख्यात हुए तो निश्चय ही वहाँ का जो शिक्षा केंद्र था उसकी ख्याति बढ़ी। बौद्ध साहित्य से यह ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या तथा वैदिक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य संसार में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में अच्छा, ये तो तक्षशिला की बात की गई है, लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए या उसके शिक्षा केंद्र की बात की जाए तो उसका विकास गुप्त काल में होगा, इससे बहुत बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका था। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इसमें डियोडोरस, सुकिलस, स्ट्रैबो, जिसका एक बुक है स्ट्रैबो का, जियोग्राफिका, प्लिनी और इरियन, जिसका एक बुक है इंडिका, और प्लुकार्ट, जस्टिन के नाम से भी उल्लेखनीय है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन था? तो हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तथा 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके गुरु चाणक्य के विषय में विशिष्ट वर्णन है। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास दत्तम में वत्सराज, उदयन एवं चंद्रप्रघोत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। शूद्रक द्वारा रचित मृग कटिकम नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अश्वघोष के बुद्ध चरितम तथा सौंदरानंद में कनिष्क के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि यह मेगास्थनीज की इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। और इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन की बात की जाए तो पाटलिपुत्र प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था, जो 5-5 सदस्यों की 6-6 समितियों में संगठित थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। हमने देखा कि मगधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया इसने। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा इसकी लिपि ब्राह्मी व खरुष्टी है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहा जाता है, जिसमें मगधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है तथा ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। और साध यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर समस्त भारत को रौंद डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज कैंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था और ये श्रेणियाँ इस प्रकार थी: पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद या सभासद और इसके अलावा एक अन्य शासक वर्ग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य जिसके कौटिल्य के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का ये राज्य प्रबंधन का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, जबकि कलिंग को उसने हासिल कर लिया था युद्ध के द्वारा और 261 ईसा पूर्व में लगभग उसने कलिंग को हासिल कर लिया था। और अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ही अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धर्म प्रचार हेतु अपने प्रचारकों को भेजा था, जिसमें उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और कुषाण शासक कनिष्क और बौद्ध धर्म की महायान शाखा गद्दी पर बैठा और कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसने पुरुषपुर, जो कि पेशावर में स्थित है, पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया कनिष्क ने और इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और दूसरी तरफ देखें तो कनिष्क ने एक बड़े भूभाग पर शासन किया। इसके अलावा जो भारत का ईरान से जुड़ने वाली जो राजमार्ग थी, जिसे हम आज भी सिल्क रूट के रूप में जानते हैं, उस पर कनिष्क ने एक लंबे दौर तक शासन स्थापित किया और यही वजह रहा कि इसके दौर में शिल्प, कला इत्यादि के बहुतायत विकास हुए और इसी वजह से इसके काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना था। और यह पता कैसे चला? तो ये मेगास्थनीज के बुक जिसका नाम था इंडिका, उससे पता चलता है। और ये लकड़ी के महल जो थे, चंद्रगुप्त के महल, इसके चारों ओर खाई बनी थी। और यह कहाँ है? तो वर्तमान में यह पटना के निकट कुम्हरार में स्थित है और ये लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चारदीवारी के कुछ कुछ प्रमाण भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर जो गया जिला में स्थित है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसमें आजीवकों ने अपनी आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग किया था, बराबर की गुफाओं का। और इसका निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार के प्रांत गया जिले के अंतर्गत किया गया था और ये एकास्म चट्टानों को काटकर बनाया गया था। और बराबर की पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि मतलब ये 3 अशोक के हैं, जबकि 2 गुफाएं अशोक
दो गुफाएं अशोक के द्वारा अपने शासन के 12वें और 19वें वर्ष में आजीविकों को दी गई थी, और चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी की मौखरी शासक के अंतर्गत मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। जबकि बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में या आश्रम गृह के रूप में किया था। इसमें और जो दो, एक विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा है, इनमें से अशोक का पौत्र था, कुणाल का पुत्र था जिसका नाम था दशरथ, उसने भी कुछ गुफाएं बनवाई और उसने भी गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह पता चलता है यह हमें पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह विदित होता है कि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस सुदर्शन झील में अशोक ने भी अपना सहयोग दिया और उसका जीर्णोद्धार कराया। आगे जाकर मतलब गुप्तकालीन शासक भी होगा, वह भी इसका उद्धार कराता अपने शासनकाल में। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के या रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन सा है? तो वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था ब्राभू स्तंभलेख के अंतर्गत। अशोक ने ब्राभू यानी बैराट अभिलेख में स्वयं को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शिनो लाजनो मागधो कहा है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रियदर्शी राजा मगध है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म, संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सूची को सुमेलित करना है और इसमें हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, इसमें अगर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम की बात की जाए तो इसे सेंड्रोकूटस या सेंड्रोकूटम कहा गया है। दूसरा, प्रियदर्शी हमने देखा या प्रियदर्शी, ये अशोक को कहा गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को इस प्रकार हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने में सफल रहे या अधीन लाने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अशोक का शिलालेख अगर उत्तरांचल या उत्तराखंड में बात की जाए तो ये देवप्रयाग में तो है। और दूसरा अगर बात किया जाए देवप्रयाग के अलावा तो इसके अभिलेख हमें तो देवप्रयाग में तो है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं। लेकिन एक शिलालेख की बात की जाए तो यह कालसी में होगा। दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की एक नायाब निशानी उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी में स्थित है
और उत्तर भारत में केवल कालसी में ही अशोक सम्राट का शिलालेख है। इस शिला का अपना ही महत्व है। इस शिला पर लिखे लेखों की भाषा जो है वह प्राकृत है और लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और यह एमपी में स्थित है। सांची के स्तूप निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है और माना जाता है कि उनके काल में ही स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम जो अंग्रेज था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी शासक दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से उपाधि मिली थी, प्रेरणा मिली थी डेरियस प्रथम से। और लगभग 1750 में टिफेंतर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। तो अगर बात की जाए यहाँ पर कि किसने सर्वप्रथम पता लगाया था, तो 1750 में टिफेंतर ने सबसे पहले दिल्ली में पता लगाया था कि यह अशोक का स्तंभ है। और दूसरा, इसके अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा वह किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग विजय या फिर अशोक क्षत्रियों का वर्णन अगर देखा जाए तो यह अशोक के 13वें शिलालेख के अंतर्गत है। अशोक के 13वें शिलालेख में शासन के 8वें वर्ष में वह 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय किया और कलिंग युद्ध अशोक का हृदय परिवर्तन का एक कारण बना। पड़ोसी राजाओं का वर्णन इसमें मिलता है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है जिनके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे, वे निम्नलिखित हैं। एंटियोकस जो सीरिया का था, टॉलेमी या फिलाडेल्फस जो मिस्र का था, मगस जो सीरिन का था, अलेक्जेंडर या एपिरास और एंटीगोनस जो गोनाटस मकदूनिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो था उसने इंडिका की रचना की थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व में 304 से 299 ईसा पूर्व में आया था और यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। यूनानी लेखक प्लूकार्ट के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उसके क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात दोनों के बीच संधि हो गई और इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता में सबसे ज़्यादा संपर्क में रहने की बात अगर की जाए तो वह अशोक है और अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करता था वगैरह और क्षेत्र में घूमकर भी जनता से संघ और धर्म की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को तो जीत लिया और उसने अपने राज्य की सीमा नहीं बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, यह भी नहीं सही है। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ये बिल्कुल सही है। भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति पर बल दिया। कलिंग युद्ध बहुत क्रूर था और यह कहा जाता है कि कलिंग के लगभग 1.5 लाख योद्धा और 1 लाख मौर्य योद्धा मारे गए।
यह आरोप लगाया जा रहा है कि लड़ाई इतनी क्रूर थी कि लड़ाई के परिणाम स्वरूप दया नदी या युद्ध के मैदान के बगल में बहने के कारण रक्तपात हो गया। कलिंग के कई हजारों पुरुषों और महिलाओं को निर्वासित किया गया। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने सैन्य आक्रमणों को समाप्त कर दिया और मौर्य सम्राट की क्षेत्रीय विकास नीति को पूरी तरह से रोक दिया। लड़ाई के बाद अगर देखा जाए तो अशोक ने धम्म विजय की और धम्म के माध्यम से जीत की धारणा रखा, जिसमें अशोक ने 40 से अधिक वर्षों तक शांति, सद्भाव और संपन्नता के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह मूल रूप से प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के सभी शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं और उस वक्त सभी भारतीयों की भाषा प्राकृत ही थी, परंतु पश्चिम एशिया, इराक, सीरिया आदि से आकर भारत में बसे आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो इस प्रकार उसकी कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। जबकि अगर काबुल कंधार वाले क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पे ये अरमाइक का उपयोग करता है शिलालेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वृषल या निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो यह मुद्रा राक्षस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में वृषल या निम्न कुल उपनाम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने विकास किया था, किसका विकास किया था? तो मौर्य नरेश अगर बात की जाए उनके बारे में तो उन्होंने संस्कृत व कला साहित्य का तो विकास किया था। दूसरा, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के तो चलाए थे पर यह गिने चुने मात्रा में होते थे, मतलब प्रभावी रूप से जारी नहीं होता था, तो इसलिए सोने के सिक्के नहीं चलाए पर्याप्त मात्रा में, इसलिए बी आंसर नहीं होगा, यानी दूसरा आंसर नहीं होगा। तीसरा है प्रांतीय विभाजन। तो हाँ, इन्होंने प्रांतीय विभाजन किया और राजकुमारों को या बड़े बड़े सेनापतियों के माध्यम से जो एक बड़े भूभाग होता था उस पर शासन किया, हालांकि शासन की इकाई केंद्रीकृत होती थी। नेक्स्ट है, हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार किया। ये भी सही है, उन्होंने हिंदू कुश से लेके आगे अगर देखा जाए तो अशोक के काल में तो उन्होंने कहाँ तक, हमने देखा कि उसके सीमावर्ती राज्य ईरान तक थे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार तो किया ही। तो इसमें सिर्फ 2 को छोड़कर सारे आंसर सही हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारक के रूप में दिया गया है। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो हाँ, यह एक बड़ा कारण था और इसी वजह से उसने क्या किया कि कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इस प्रकार एक दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। कलिंग विजय मगध तथा भारतवर्ष के इतिहास की एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत करती है जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंग देश पर विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर चढ़ाई की थी। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग युद्ध और वहां के विनाश का वर्णन मिलता है। कलिंग उस समय एक प्रबल शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन भारत के कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसने कलिंग को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, तो
रॉक्स एडिक जो है संगम राज्य के बारे में जो जानकारी देते हैं उसकी अगर बात की जाए तो दूसरा और 13वां दोनों देता है। दूसरा और 13वां में अशोक दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज चोल पांड्य और चेर के बारे में और सत्यपुत्र की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में पशुबलि की निंदा, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा, 11वें में धम्म नीति की व्याख्या तथा 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक के रूप में है। कथन है अशोक के राज्य उपदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और इसका स्टेटमेंट होगा उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसारित किया। तो इसका कथन भी सही है और कारक भी सही है। अशोक राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा करता है जनता से और कहता है कि जनता मेरी संतान है वगैरह वगैरह। उसने सामाजिक समरसता पर अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से जोर दिया है। दूसरी बात कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों को प्रसारित किया है और बोला लड़ाई झगड़ा कुछ मत करो, अब शांति से रहो, सभी लोग अच्छे से रहो। तो इस रूप में कथन और कारक दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की। अशोक का इतिहास में हमें मुख्यतः अभिलेखों से ही जो भी जानकारी प्राप्त होता है उसके अभी तक लगभग 40 से भी ज़्यादा अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। गुर्जरा इस लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। कालशिला शिलालेख में जो उत्तरांचल राज्य के देहरादून में स्थित है यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। इसकी खोज 1837 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर संबंधों के बारे में गलत है? तो इन पर एक बढ़िया पॉलिश है, तो ये तो सही बता रहा है कि इस पर एक बढ़िया पॉलिश है, पर हमें यहाँ देखना है कि गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। दूसरा है ये अखंड है। हमने बिल्कुल देखा कि उसके जो स्तंभ है वह एकास्म पत्थर के हैं या जिस भी धातु के बने हैं और टूटे नहीं। इवन उसने जब गुफा का निर्माण कराया ये भी एकास्म पत्थर के बने हैं, तो अखंड है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है। ये भी सही है कि स्तंभ जो है वह मतलब नीचे ज़्यादा चौड़ा है, आधार उसका बेस उसका ज़्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पीक पे जा रहा है वो पतला हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो स्तंभों का जो सेप्ट है सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इस प्रकार हमें गलत उत्तर ढूंढना था, तो केवल 4 इसका गलत उत्तर है जबकि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई। कलहन के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1182 ईस्वी में 1182 ईसा पूर्व में यानी आज से लगभग 3200 साल पहले अशोक नाम के राजा ने की थी। लेकिन कई इतिहासकार इस अशोक राजा को 2300 साल पहले वाला मौर्य साम्राज्य का महान सम्राट अशोक ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें 4 स्थान दिए गए हैं यानी 4 मार्ग दिए गए हैं और उसे हमें लोकेशन से मैच करना है। तो इसका सही क्रम इस प्रकार होगा उत्तरापथ की बात की जाए तो ये तक्षशिला के समीप था। उत्तरापथ जो था वह तक्षशिला के समीप था। दूसरा अगर दक्षिणापथ की बात की जाए तो यह स्वर्णगिरी के पास होगा दक्षिणापथ। तीसरा अगर बात की जाए अवंती राष्ट्र का तो अवंती राष्ट्र उज्जैनी के पास है, आज भी हम जानते हैं।
चौथा है प्राची या पूर्वी प्रदेश, तो यह पाटलिपुत्र, हम जानते हैं कि इसका विस्तार जो पूर्व में था वह पाटलिपुत्र यानी मगध तक ही था। इस प्रकार चारों सीक्वेंस में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इस प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत थे प्रांतीय राजधानी। जी, ये प्रांत कौन से हैं और उनकी प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी हम देखते हैं। प्राची अभी मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में थी। उत्तरापथ की राजधानी अगर देखा जाए तो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। और कलिंग, जिसकी राजधानी तोलाई या तोसली थी। प्रांतों या चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार यानी राजकुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आर्य शब्द का प्रयोग शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है और इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति इत्यादि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर उपगुप्त से शिक्षा ली थी। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पलिब्रोथा या पोलिब्रोथा कहा है। तो इसमें मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा गया है। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से लगभग 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, किंतु वह हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से और उसे संधि करने को विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। वह सड़क निर्माण का अधिकारी था, उसे एग्रोनोमाई कहा जाता था। यूनानी लेखक स्ट्राबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय एग्रोनोमाई नामक सड़क अधिकारी नदियों की देखभाल, भूमि की नापजोख, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करते थे ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके। सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और 10-10 अस्टीरियों की दूरी पर स्तंभ लगाने का काम निरीक्षण भी यही अधिकारी करता था। यह अधिकारी शिकारियों पर नियंत्रण रखता था और उसको लोगों को पुरस्कृत और दंड देने का अधिकार भी प्राप्त था। वह कर वसूलता था और भूमि के स्वामित्व संबंधी मामलों का निरीक्षण करता था। इसकी पहचान कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष और अशोक के शिलालेख में वर्णित रज्जुक से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचरों को कहा जाता था। मौर्य शासन प्रबंध में गूढ़ पुरुषों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो उसका नाम था तिस नामक श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को अशोक के समान ढालने का कोशिश किया था। तिस लगभग 250 ईस्वी से 211 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व तक सिंघल द्वीप या श्रीलंका का राजा था। सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा तिस्स के आमंत्रण पर ही श्रीलंका गए थे। इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तिस्स अपने नाम के साथ देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय जोड़ता था, क्योंकि सम्राट अशोक भी अपने नाम के साथ देवानाम प्रिय जोड़ते थे। इसी कारण से तिस्स ने भी इस नाम को धारण किया। तिस्स और मौर्य सम्राट अशोक में अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध थे तथा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तिस्स ने अनुराधापुर की नींव डाली, जो आज भी एक विख्यात शहर के रूप में है, जहां बोध गया से ले जाकर पवित्र बोधि वृक्ष आरोपित किया था। मतलब भारत के बोध गया से ले जाकर उसने एक बोधि वृक्ष का एक टुकड़ा वहाँ पे लगाया था अनुराधापुर में, और यह बोधि वृक्ष आज भी विद्यमान है अनुराधापुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख किया है? तो यह परिशिष्ट पर्वन है जैन धर्म का। उसमें बताया गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान मिलता है उससे, और इससे हमें मूल रूप से देखा जाता है कि भद्रबाहु चरित्र दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जिसमें जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में भी इसमें उल्लेख मिलता है, और इसी से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर आरंभ होता था? तो वह आषाढ़ या जुलाई में होता था। मौर्यकालीन वित्तीय वर्ष आषाढ़ जुलाई में शुरू होता था। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के प्रारंभ होने वाले वर्ष का चौथा महीना, जो अभी अप्रैल के रूप में देखा जा सकता है, जो ईस्वी के कैलेंडर जून या जुलाई माह में पड़ता है, इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत में काफ़ी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड दिया गया है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा चोल, पांडे और सत्यपुत्र और केरलपुत्र, ये चार का ही उल्लेख मिलता है। उसके पड़ोसी राज्य के रूप में चार का उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख से, जिसमें बताता है कि मेरे दक्षिणवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें चोल, पांडे, चेर, सत्यपुत्र और केरलपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो अशोक के बारे में जानकारी के लिए हमें मूल रूप से शिलालेख मिलते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभी तक उनके 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। यह अभिलेख आंध्र प्रदेश राज्य के रायचूर जिले में स्थित है। गुर्जरा लेख में भी इसका नाम अशोक मिलता है। कालशिला शिलालेख की बात की जाए तो यह उत्तरांचल राज्य के देहरादून में स्थित है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और इसकी खोज 1837 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, और अशोक के समस्त शिलालेख जैसे लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, वह निम्नलिखित किस देशों में पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख जो है वह भारत सहित श्रीलंका, अफगानिस्तान इत्यादि देशों में भी पाए गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों में शहनाज या शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, उसके अभिलेख से खरुष्टी लिपि में उत्कीर्ण हुए हैं। जबकि हम तक्षशिला एवं लघमान काबुल के समीप देखें तो अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं
लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए जाते थे उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो उसे आमतौर पे निकाला जाता था वह मिर्जापुर के समीप चुनार के खानों से निकाला जाता था। चुनार स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि चुनार सम्राट अशोक के काल के में स्तंभ निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। यह स्तंभ दो भागों में बटे हैं। पहले भाग में संदेश लिखा होता था और ऊपर के भाग में सिंह, वृषभ, गज और अश्व की मूर्तियां होती थी। साथ ही इसके ऊपर विशेष चमकदार पॉलिश की जाती रही है, जिससे यह स्तंभ आज तक खराब नहीं हुए हैं। इनमें से कुछ स्तंभ जैसे सारनाथ प्रयागराज संग्रहालय में रखे गए हैं और इनका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने भी किया है। यह स्तंभ 5 से लेकर लगभग 70 टन वजन के तथा 50 फीट ऊंचे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो यह कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज क्या कहा भारतीयों के बारे में कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आया और मेगास्थनीज नहीं कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, लेकिन किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी शासन के, तो मेगास्थनीज को पता ही नहीं था कि भारतीय लोग लिखने भी जानते होंगे, या वो जिस लोगों से मिला होगा शायद वो लोग नहीं जानते होंगे। अब क्या कहा जाए उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये राजा थे बिंदुसार जी, और उन्होंने क्या बोला था कि सीरिया के राजा एंटियोकस से कि मुझे अंजीर चाहिए, शराब चाहिए और एक दार्शनिक को भारत भेजो। एंटियोकस प्रथम सेल्यूकस निकेटर का पुत्र और सीरिया का राजा बना, और भारत में जब द्वितीय मौर्य सम्राट बिंदुसार राज्य करता था तो उसके समय में एंटियोकस प्रथम सीरिया में राज्य कर रहा था। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को अपने लिए मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यवन दार्शनिक खरीदकर भेजने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह 13वां वृहद शिलालेख है। अशोक के 13वें वृहद शिलालेख के अनुसार अपनी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा और कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक जो था वह उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक शासक बना। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे या संतान है? तो अशोक ने 5वां बृहद शिलालेख में यह उल्लेख किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है, और इसमें उसने दासों के लिए किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। इसके अलावा इसमें धम्म महात्म्य का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो यह कलिंग का पृथक शिलालेख है, जिसमें जो अशोक का 13वां शिलालेख है, और इसमें कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन से संबंधित इसमें पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा ये अंकित है कि किसी भी समय मैं चाहे खा रहा हूँ या मैं रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ या अपने अंतःशाला में रहूँ, जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह घोषणा वह अशोक जो है वह छठे शिलालेख में करता है। छठे शिलालेख में अशोक सक्रिय प्रशासन एवं सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है इसमें, और धम्म महामात्र अधिकारी कभी भी मिल सकते हैं ऐसा उल्लेख करता है, अथवा किसी भी समय अशोक से वह धम्म महामात्र मिल सकता है सार्वजनिक कार्य के लिए, चाहे अशोक सैन कक्ष में हो या कहीं भी हो। लेकिन वह क्या है, इसमें वह आत्मनियंत्रण की शिक्षा दे रहा होता है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो यहाँ पे जिला स्तर के अधिकारियों की बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्रादेशिक या उसके बाद रजुक होता था, उसके बाद युक्तक होता था, और सबसे छोटी इकाई जो हुआ ग्रामिक या ग्रामनी के अधीन होती थी, जिसे गांव के रूप में जाना जाता था। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। प्रादेशिक या जिसे जिला अधिकारी के रूप में जाना जाता था वह अर्थव्यवस्था का एक प्रतिष्ठा होता था। रज्जुक वह भूमि की पैमाइश करने वाले एक न्यायिक अधिकारी होता था। युक्त जिले का एक अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिष्टी क्या है? तो बिष्टी एक प्रकार का बिगारी होता था। तो उत्तर भारत में प्राचीन भारतीय कृषिजन्य व्यवस्था एवं राजस्व संबंधी परिभाषिक शब्दावली के अनुसार बिष्टी से अभिप्राय बंधुआ मजदूरी या बिना मजदूरी के श्रमिक या करों के बदले का कर देने के साथ साथ मुक्त मजदूरी करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार की भूमि थी, एक तो वह राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में होती थी, दूसरी वह जो किसानों के पास थी। राज्यों को अपनी प्रत्यक्ष भूमि से जो आय होती थी उसे सीता या आय का सीता भूमि कहा करते थे। वस्तुतः राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, शूद्रों, जनजातियों और कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। मौर्य काल में कृषि विभाग की देखरेख सीता अध्यक्ष करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला में सबसे अच्छा नमूना बात की जाए तो स्तंभों की है। मौर्य काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग रहा है, और मौर्य काल के महान गोलाकार पाषाण स्तंभों और उत्कीर्णित सिंहों ने दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हिंदू और बौद्ध प्रसंगों वाली परिपक्व भारतीय आकृति मूलक मूर्तिकला का मार्ग प्रशस्त किया है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्तंभ जो बनाए गए थे वह बेहतरीन स्तंभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वह हमें मिलता है महास्थान या बांग्लादेश के सागौरा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। महास्थान एक ऐतिहासिक स्थान जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में गंगा नदी की मुख्य धारा पद्मा के उत्तर में स्थित है। महास्थान में अशोक के पूर्व के मौर्य अभिलेख मिले हैं, और अभिलेख में उल्लिखित है कि उस समय महास्थान का नाम पुंडनगर था। सोहगौरा ताम्रलेख एक ताम्रपत्र पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सहगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सोहगौरा का पुरातस्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के बनाने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उनके कई संतान तथा पत्नियां थी, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं चलता है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी या पाकिस्तान में स्थित है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दोनों में खरुष्टी लिपि के प्रमाण पाए गए हैं। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरुष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान काबुल के समीप स्थित है। अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। और इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी भी देखा कि यह सेरेकुना या कंधार से प्राप्त हुआ है। अशोक का सेरेकुना या कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र थे वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। पुराणों में कौटिल्य का द्विश्रव या श्रेष्ठ ब्राह्मण उसे कहा गया। कौटिल्य को अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों यानी स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो अर्थशास्त्र में जो उल्लेख किया जाता है वह राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष सभी का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। सप्तांग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सप्त यानी 7 और अंग यानी हिस्से। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को चलाने के लिए या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 अंग इस प्रकार है कि राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी जिला, दुर्ग यानी किला जो किला होता है, कोष यानी राजकोष, दंड या सेना और मित्र मतलब उसके जो आसपास के मित्र होंगे इत्यादि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन एक राजा था तुर्मय, वह मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का शासक था। इसके अतिरिक्त अशोक के 13वें शिलालेख में समकालीन विदेशी शासकों में सिरिन के अलेक्जेंडर, सीरिया का अंतियोकस और एपिरस के शासक मग एवं मैसेडोनिया के शासक अंतिकिनी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो डायमेकस या डिमेकस वह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था, वह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पे हमारा ये मौर्यकाल का यह एपिसोड कंप्लीट होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एपिसोड को शेयर करें मित्रों के साथ। धन्यवाद।